स्वागत है भारतीय ज्ञानशाला में आप सभी का। आप सभी से अनुग्रह है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल का नाम है भारतीय ज्ञानशाला, एक बार फिर से सुन लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि EMRS में मेरा जो है 66.33 मार्क्स बना था, बट 71 पे जो इसका 71.33 पे इसका जो है मेरिट बनी है, मेरा वहाँ पे नहीं हो पाया। और अभी फ़िलहाल मेरे मेरे पास जो टारगेट है वो बिहार ADO है। और अब मैं नहीं चाहती कि बार बार मेरा 1 2 या 3 4 नंबर का जो गैप है वो बार बार मुझे फेलियर बनाए। इस बार मैं चाह रही हूँ कि मैं जितनी मेहनत कर सकती हूँ, हालांकि मेहनत तो मैंने पिछली बार भी की थी, बट अब वो जब कामयाब नहीं हुआ तो वो मेहनत बेकार ही थी। मैं चाहती हूँ कि जो कमियाँ मेरी वहाँ पे है अब वो ना हो, इसके लिए मैंने नोट्स बनाकर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोपीय का आगमन, उस पर काम किया है। उसके कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है वो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और अगर मेरा नोट्स और मेरा इस तरह की स्टडी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिहार ADO की जितनी भी तैयारी जिस तरह से भी होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोग भी मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का, जो मैंने अभी तक का नोट्स बना के जो स्टार्ट किया पढ़ना, उसको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए, यूरोपीय कंपनी का जो आगमन हुआ था वो हुआ था हमारे देश में व्यापार के लिए। ठीक है, तो इसके लिए जो व्यापारी थे वो सबसे पहले जो भारत में आए थे वो थे यूरोपीय। यूरोपीय का मतलब वो जो महादेश है वो बहुत ठंडा होता था, और उनका जो टारगेट था वो भारत से अच्छी किस्म के मसालों का व्यापार करना था। हालांकि उन्होंने कपड़ों का भी व्यापार किया था, बट मेन जो उनका फोकस हुआ करता था वो मसालों पर हुआ करता था। ठीक है, तो प्रारंभ में जो काली मिर्च और कपड़ों के व्यापार के लिए वो भारत आए थे। ठीक है, ये था उनका कारण। अब देखिए, वास्को डी गामा जो थे वो कालीकट कब आए थे? 1498 में। और अगर डेट की बात की जाए तो कुछ संदेह है, कुछ कुछ बुक्स उसको 17 मई 1498 बोलते हैं, और कुछ कहीं पे 20 मई 1498। तो यही जो क्राइटेरिया है इस डेट का है। आप लोग ये डेट याद रखेंगे, अगर कहीं 17 मई हो तो 17 मई, और अगर 20 मई हो तो 20 मई। हालांकि डेट के साथ पूछा बहुत कम ही जाता है, ईस्वी पूछी जाती है तो 1498 में आए थे। इसके साथ एक कहानी थी जो है कि कुस्तुतुनिया जो का पतन हुआ था वो 1453 में हुआ था। ये बात क्यों बताई जा रही थी इसमें? ये बात इसलिए बताई जा रही थी क्योंकि जब ये हो गया तो उसके बाद उन्होंने दूसरे रास्ते की खोज की थी। ठीक है, तो पूर्वी रोमन साम्राज्य की ये राजधानी हुआ करती थी जिसको हम वाइजेंटीज अंपायर के नाम से जाने जाते थे। उस पे उस पानी तुर्कों का कब्जा हो गया, और जो थे अरबी जो थे, तुर्की अरबी, ये लोग नहीं चाहते थे कि हमारे साथ मतलब हमारे रास्ते से इनका व्यापार हो। और यही एक चीज़ थी जो ये हुआ था कि ये दूसरे रास्ते का निर्माण किया जाए कहीं से। तो 1487 और 88, यहाँ 87 और 88 में थोड़ा सा वो है। तो 1487 और 88 में बार्थोलोमेव डिवास जो है वो भी पुर्तगाल के ही थे, भारत के लिए नया रास्ता खोजने निकले। ठीक है, लेकिन वो खोज नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो जब रास्ते से खोज करते करते पहुंचे तो उन्होंने केप होप जो है, गुड होप तक वो पहुंचे, और जो साउथ अफ्रीका का साउदर्न पॉइंट है, ठीक है, उन्होंने उसको नाम दिया आशा अंतरिप या तूफानी अंतरिप, केप ऑफ स्टॉर्म। ठीक है, ये इसलिए नाम दिया गया ताकि उनको पता था कि ये एक आशा की किरण है जहाँ से हम ईस्ट में प्रवेश कर सकते हैं। बट वहाँ के पानी के उफान को, वहाँ के जो था उस उफान को देखते हुए वो आगे नहीं बढ़ पाए, वो वापस लौट के चले गए। ठीक है, फिर थे एक पुर्तगाल शासक डॉन हेनरिक, हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो वो कंपास टाइप का होता है वो, यानी कि जो नाविक को रास्ता बताते हैं, उसका इन्होंने सबसे पहले उस पर काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो इटली के हुआ करते थे, और मतलब कहीं पे ये इटली का दिखाया जा रहा है, कहीं पे स्पेन का दिखाया जाता है। कहा ऐसा जाता था कि ये इटली के हैं और स्पेन की इनको नागरिकता थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इन्होंने वहाँ के जो राजा थे फर्डिनेंड एंड क्वीन जो इजाबेला थी, उनसे उन्होंने कहा कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी खोज करूँ, मतलब दूसरा हम लोग रास्ता निकालें। तो वो निकले वहाँ से, तो उन्होंने जाना था भारत की तरफ, लेकिन वो क्षेत्र भूल गए अपना, और वो चले गए दूसरे क्षेत्र की तरफ। तो अक्टूबर 1492 में वो सेंट्रल अमेरिका वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसे बहामास यानी कि नए वर्ल्ड के नाम से उसको उस समय जाना जाता था।
और वहाँ के लोग बहुत गोरे हुआ करते थे, उनके गाल जो थे वो रेड रेड हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने वहाँ के लोगों को रेड इंडियन का नाम दिया। ठीक है, वो तो इंडिया की खोज करने निकले थे, बट वहाँ पे जो पहुँचे उन्होंने वहाँ के लोगों को रेड इंडियन नाम दिया, और वो भी भारत तक नहीं पहुँच पाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जिनका जन्म 1460 ईस्वी में हुआ था, ये 9 जुलाई 1947 9 जुलाई 1497 में ये क्या किए, ये जो है लिस्बन से भारत के लिए निकलते हैं। अब ये खोज करने के लिए निकलते हैं लिस्बन से भारत के लिए, और ये भी कौन से रास्ते से होकर निकलते हैं, केप ऑफ गुड होप होते हुए। ठीक है, केप ऑफ गुड होप होते हुए ये निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर जब ये भी हिंद महासागर का उफान देखते हैं तो ये भी थोड़ा डगमगा जाते हैं, लेकिन उनको मिलते हैं अब्दुल माजिद नाम के एक जो है पथ प्रदर्शक। ठीक है, जो उनको रोड का रास्ता मतलब बताते हैं, और वहाँ से वो उसको पार करते हुए भारत के पश्चिमी तट कालीकट पे पहुँचते हैं। ठीक है, और वो जो पश्चिमी तट कालीकट पे पहुँचते तो वो कौन सा वो होता है, कप्पक डाबू पोर्ट पे पहुँचते हैं। ये था 20 मई 1498। कुछ बातें और हुई। ठीक है, देखिए सितंबर 1524 में पुर्तगाली गवर्नर बन के आए थे, कौन, हमारे जो जिन्होंने भारत की खोज की थी वो थे वास्को डी गामा, और 24 दिसंबर 1524 को इनकी भारत में ही मृत्यु हो गई, और इनको कोचीन में दफनाया गया। 1538 में उनकी कब्र से अवशेष लेकर पुर्तगाल में दफन कर दिए गए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने समझी कि जो वास्को डी गामा का ये इतिहास रहा है कि वो 1460 में जन्मे, और 9 जुलाई 1497 को वो लिस्बन से भारत के लिए निकले। वो पहले पुर्तगाली थे जिन्होंने भारत की खोज की, और ये सबसे पहले कालीकट पहुँचे। कालीकट के कप्पक डाबू पोर्ट पर ये पहुँचते हैं, और उस समय जो है कालीकट मसाला के लिए बहुत जाना माना क्षेत्र होता था, और वहाँ पे एक शासक हुआ करते थे जिनको जमोरिन उपाधि से जाना जाता था। कालीकट के जो शासक थे उनको जो है वो जमोरिन कहा जाता था। ठीक है, तो वो उनका वेलकम करते हैं। आपको पता है कि भारत में कभी भी अगर बाहर के लोगों ने आक्रमण किया है या यहाँ पे उन्होंने स्टे किया है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो रीज़न रहा है वो रहे हैं हमारा लालची होना। ठीक है, जैसा हमारा है ना, हम अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही वाला हिसाब किताब यहाँ शुरू से ही रहता आया है। तो जो वास्को डी गामा था वो बहुत सारे अपने साथ उपहार लेकर आया था, और उसने कालीकट के शासक को दिए, और उसके बदले में उन्होंने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा, और लेकिन इसका विरोध किया था अरबों ने। आपने शुरू में ही मैंने आपको बताया था, जो उस पर कब्जा कर लिया था उस्मानी तुर्क पे। ठीक है, तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि दूसरे लोग भारत के साथ व्यापार करें। और वास्को डी गामा का इतिहास मैंने भी आपको बताया कि वो 1524 में वापस, देखिए फर्स्ट टाइम जो था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। ठीक है, उसके बाद वो जब आता है तो वो 3 महीने यहाँ पर रहता है, 3 महीने यहाँ पर रहता है, और वो अपने साथ मसाले लेके पुर्तगाल जाता है, और वहाँ पे उस पर 60 गुना मुनाफा कमाता है, 60 गुना मुनाफा कमाता है। और उसके बाद वो फिर 1500 में, ठीक है, सेकेंड टाइम वो जो है 1502 में वो दोबारा व्यापार के लिए आता है। सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी। 1502 में वो पुनः व्यापार के लिए वास्को डी गामा जो है वो भारत आता है, और 1503 में, ठीक है, 1503 में पहली जो है वो सफल फैक्ट्री कोचीन केरल में पुर्तगाली अपनी इस्टेब्लिश करते। देखिए जो कंपनी थी ना वो 1500 में ही कालीकट में बनाई गई थी, बट वो उतनी कामयाब नहीं हो पाई थी। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि पहली सफल जो है वो 1503 में हुई थी, और ठीक है, अगर असफल की बात की जाए तो वो 1500 में हुई थी। और 1500 में एक दूसरा व्यापारी भी पुर्तगाल से इंडिया आया था, जिसका नाम था अल्बारेस गेब्राल। क्या नाम था? अल्बारेस गेब्राल। ओके, 1505 में उन्होंने कन्नूड़ में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो आपने देखा कि 1503 में सबसे पहले सफल फैक्ट्री स्थापित की गई थी कोचीन में, केरल की। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई थी कन्नूड़ में। फिर इन्होंने बहुत जगह पे अपनी फैक्ट्रीज बनाई हैं, जैसे कि कन्नूड़ हो गया, कोचीन हो गया, हुगली हो गया, बहुत जगह पर इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रीज बनाई थी। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। देखिए
फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसिस्को द अल्मेडा पुर्तगाली शक्ति का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। जो अल्मेडा था उसको 1505 के और 1509 के बीच में फर्स्ट जो है वो पुर्तगाली शक्ति का प्रथम गवर्नर भारत के अंदर बनाया गया था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये जो नोट्स मैंने इस तरह से तैयार किया है, जो मुझे समझ में आ पा रहा है, और इसी को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया था किसने? पुर्तगाल ने मध्यकाल में सबसे पहले जो है वो भारत से संबंध स्थापित किया था, ठीक है। और इनका जो क्रम था वो कैसे कैसे था? तो 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, ठीक, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांस। सबसे बाद में फ्रांस आया था, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगाल कालीकट पहुंचे, डच ने मसूलीपट्टनम, अंग्रेज कहाँ आए थे? इन्होंने भी सूरत, और डेनिश 1616 में आए, और फ्रांस ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। फिर देखिए पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो ये हुए द अल्मेडा, ठीक है। कौन हुए? द अल्मेडा। देखिए मैंने भी पीछे आपको दिखाया था, ये रहा फ्रांसिस्को द अल्मेडा पुर्तगाली शासक का प्रथम गवर्नर कौन था? 1505 और 1509 में। तो इसी से ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में प्रथम वायसराय कौन हुए? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। अब आते हैं बात, वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने, ठीक है। जमोरिन तो उनकी पैतृक उपाधि हुआ करती थी, यानी कि जो भी कालीकट में शासक था उसको जमोरिन से ही कहा जाता था। इसका नाम था सामूधिरी। क्या नाम था इसका? सामूधिरी, ठीक है। तो वास्को डिगामा जब 1498 में भारत आया तो कालीकट के शासक जमोरिन, जिसका नाम हुआ था सामूधिरी, उन्होंने उसका स्वागत किया। ये देखिए समुद्री यात्री उनके देश के बारे में, पुर्तगाल से वास्को डिगामा, स्पेन और इटली, कहीं पे स्पेन और कहीं पे इटली के साथ क्रिस्टोफर कोलंबस को जोड़ा जाता है। ब्रिटेन से कैप्टन कुक थे, हॉलैंड से तस्मान थे, हॉलैंड से तस्मान। ये फ्रांस से हैं, सर फ्रांसिस ड्रक ये यूनाइटेड किंगडम से हैं, और फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल हैं। और विश्व की यात्रा करने वाले ये प्रथम व्यक्ति हैं जलमार्ग से। तो ठीक है, मैगलन जलमार्ग द्वारा विश्व की प्रथम यात्रा करने वाले व्यक्ति रहे हैं, ठीक है। देखिए अब आते हैं, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ठीक है, संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है वो 1503 में पुर्तगाल से यहाँ क्लर्क बन के आया था, और अपने मस्तिष्क का दिमाग का इस्तेमाल करके वो 1509 से 1515 तक गवर्नर बन गया, ठीक है। 1500 क्यों? क्योंकि 1510 में उसने गोवा पे कब्जा किया, और पहले गोवा किसके अधीन था? यूसुफ आदिल शाह के अधीन, ठीक है। तो पुर्तगालियों के कब्जा करने से पहले गोवा यूसुफ आदिल शाह के अधीन हुआ करता था। और जो हमारा अल्बुकर्क है, जो ये अल्बुकर्क है, उसने वेस्टर्न कल्चर को वहाँ पे डेवलप किया। कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। 1511 में इसने मलक्का पे विजय हासिल की, और 1515 में इसने होमुर्ज पे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 1510, 10, 11, 15 में गोवा, मलक्का और होमुर्ज पे इसने कब्जा किया, ठीक है। सबसे 1510 से लेके 1961 तक इन्होंने गोवा को अपने अधीन रखा, ठीक है। यानी कि सबसे पहले गोवा पे कब्जा किया और सबसे बाद में इन्होंने गोवा को छोड़ा है। और इसी ने, अल्बुकर्क ने ही भारतीय महिलाओं से शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया था। अल्बुकर्क ही वो था जिसने भारतीय महिलाओं से शादी करने का प्रस्ताव किया। बाकी सारी चीज़ों के अलावा इसने एक सबसे अच्छी चीज़ ये की थी कि इसने अपने लेवल पे जो सती प्रथा थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया था, ठीक है। और इसीलिए इसे राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहा जाता था, ठीक है। अगर आपसे यात्रियों के बारे में पूछे तो पीटर मुंडी जो थे वो इटली के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस भी इटली से थे, और डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ न्यूनीज ये पुर्तगाली यात्री थे। ऐसे अगर 3-4 क्वेश्चन पूछ के मैचिंग वाला करे तो उसमें ये फायदा करेगा, ठीक है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने क्या किया था 1510 में गोवा पे? अभी हमने बात की है। नूनो द कान्हा, ये एक नाम इंपॉर्टेंट है, ये पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा ले गए, ठीक है। अगर प्रश्न बन के आए कि पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचिन से गोवा ले जाने वाला कौन था, तो वो थे नूनो द कूना। ये 1529 से 38 तक यहाँ के पुर्तगाली गवर्नर रहे। इन्होंने कोचिन से गोवा इसको, और इन्हीं के शासन में गुजरात के शासक की मृत्यु हुई थी, ठीक है।
पेड्रो अल्वरेज काब्राल सितंबर 1500 में भारत में आए थे, मैंने सबसे पहले ये आपको बताया था। फ्रांसिस्को द अल्मोड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने बनाई थी? ये थी फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र? सही है, पुर्तगाली थे, क्योंकि पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले समुद्री मार्ग खोजा था भारत के लिए। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो थी हुगली। हुगली नदी के किनारे इन्होंने ये बनाया था और उसको इन्होंने लूटपाट का अड्डा बना रखा था, ठीक है। जो हुगली में इन्होंने अपना स्थापित किया था वो लूटपाट का अड्डा था, जिसे शाहजहां द्वारा बाद में नष्ट कर दिया गया था। पुर्तगालियों का विस्तार सबसे ज़्यादा पश्चिमी तट पर हुआ था, ठीक है। पुर्तगालियों ने जो अपना विस्तार किया था वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी तट पर ही किया था, और इन्होंने जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो मालाबार तट पर थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? ये भी हमने डिस्कस किया था, वो था पुर्तगालियों ने। यहाँ देखिए, ये मैंने पहले बता दिया लेकिन मैंने नोट्स में लिख लिया है। फर्डिनेंड मैगलन ने पैसिफिक ओशियन नाम दिया था, ठीक है। पैसिफिक ओशियन नाम किसने दिया था? तो फर्डिनेंड मैगलन ने। कंपास डायरेक्शन के लिए यूज होता था, और क्वाड्रेंट और एस्ट्रोलेब ये दोनों लोकेशन ऑफ द शिप के लिए, ठीक है। समुद्र में आपकी शिप की क्या लोकेशन है उसके लिए क्वाड्रेंट और एस्ट्रोलेब नाम के यंत्र का इस्तेमाल किया जाता था। सेंटा मेरिया एंड साओ गैब्रियल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंटा मैरिया एंड साओ गैब्रियल वर द मेन शिप्स ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस एंड वास्को ड गामा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सेंटा मारिया जो है वो क्रिस्टोफर का शिप था, और साओ गैब्रियल जो है वो वास्को ड गामा का था, ठीक है। बार्थोलोमेस डियाज 1488 में, ठीक है ना। ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि साउदर्न अफ्रीका का इन्होंने खोज किया था। तो कैसी लगी मेरी ये फर्स्ट जर्नी आज? तो जो मैंने भी डिस्कस किया वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये स्टार्टिंग है, टाइम बहुत कम हो पाता है, तो उसी में सब मैनेज करना होता है, पूरी फैमिली मैनेज करनी पड़ती है। तो जो टाइम मुझे इस समय मिला उसमें मैंने ये वीडियो नोट्स बनाए, उसके बाद आपके साथ शेयर भी किया है। तो मेरी मेहनत के साथ आप लोग भी जुड़िए। तो प्लीज़ भारती ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी किए बिना नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग इसको लाइक भी कीजिएगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो कि नहीं ऐसे नहीं वैसे आपको तैयारी करना चाहिए, ऐसे नोट्स बनाने चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मेरे लिए करो या मरो वाला इस बार जो है हाल, क्योंकि मुझे मैं बहुत ज़्यादा निराशा से बाहर आने की कोशिश में लगी हूँ। EMRS में मैंने इतना मेहनत किया था, इतना मेहनत किया था कि पूछिए मत। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए भारती ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।